अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम। अगर बात की जाए आज के हमारा जो पहला सेगमेंट है वो इस स्टोरी पे बेस है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर रिसेंटली जो हमले किए हैं, 100 से ज़ायद हमले किए हैं, अब इसकी आगे फर्दर क्या अपडेट है ये हम जानेंगे जावेद इकबाल साहब से। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया। देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो घमसान की जंग जारी है। अब तक की जो इतलात है, अमेरिका ने ईरान पर अचानक हमला किया 48 घंटे पहले, यानी कि 2 रोज़ पहले। और अब तक बाज़ इतलात ये हैं कि 170 और बाज़ ये कह रहे हैं कि ईरान के अंदर 180 अहदाफ को अमेरिकी जो फ़ज़ाइया है वो निशाना बना चुकी है और बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। ये भी इतलात आ रही हैं कि इस वक्त तक जो है वो 500 से ज़ायद जो पहला हमला था, अमरीकियों ने अपने नेटो के बाज़ ममालिक के साथ मिलकर 50 से ज़ायद इन हमलों में जो है अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अपने ताकतवर तरीन तैयारे इस्तेमाल किए। और इस वक्त अभी ताज़ा पिछले 2 घंटों में जो इतलात आई हैं, इनके मुताबिक ईरान पीछे हटा नहीं है, घबराया नहीं है, झुका नहीं है। अगरचे अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की और अचानक हमले किए ईरान पर, जिसकी यही तवक्को थी, तो जो मुआहदा था, एक अमन का मुआहदा, अमेरिका दावा कर रहा था कि ईरान में पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया, वो मुआहदा टूट चुका है। जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। मिडल ईस्ट को पूरी तरह इस जंग ने लपेट में ले लिया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त तक ईरान ने भी, देखिए, अमेरिका ने कोई कम हमले नहीं किए, कई दर्जनों के हिसाब से जहाज उसके देखा जाए तो अमेरिका कभी टला ही नहीं था। जी, कभी टला ही नहीं था। अब देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका ने इसराइल के सामने अमेरिका झुक गया है। इस नेतन्याहू ये चाहते थे कि दोबारा जंग शुरू हो और सुलह ना हो, और ट्रंप ने ये साबित किया है दोबारा हमला करके कि इससे पहले ट्रंप को लोग कहते थे कि वो नेतन्याहू ट्रंप की कॉपी है, लेकिन इन हमलों के बाद ये साबित हो गया कि ट्रंप नेतन्याहू की कॉपी है। देखें, ईरान, अगरचे बाज़ इतलात ये हैं, ईरान का जो सरकारी मीडिया है वो ये कह रहा है कि अभी तक हमारे 16 से 18 लोग शहीद हुए हैं इन हमलों में, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है, बाज़ रिपोर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब तक इन हमलों में, अमरीकी हमलों में 500 से ज़ायद जो ईरानी शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और बहुत सारे ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको निशाना बनाया, फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि ईरान भी पीछे नहीं रहा। ईरान ने जो मिडल ईस्ट में अमेरिका के 3 बड़े हेडक्वार्टर थे उनको ईरान ने निशाना बनाया और चीखें निकलवा दी हैं अमरीकियों की। अब पहला जो है अटैक, ये कुवैत में जो बड़ा अमरीकी हेडक्वार्टर है फ़ौज का, ये आर्फ जान, यहाँ इस कैंप है, ये उसको निशाना बनाया, उसको उड़ा के रख दिया ईरानियों ने। दूसरा, बहरीन में एक बड़ा कैंप है इनका, अमरीकियों का, नेवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेडक्वार्टर है, उसको भी अब तक की इतलात हैं कि मिसाइलों से ईरान अड़ा चुका है। और इस वक्त घमसान की जंग जारी है, तबाही मची हुई है, और पूरा जो मिडल ईस्ट है वो इस जंग की लपेट में आ चुका है। लेकिन मुझे पता चला कि हमारे साथ और भी यहाँ पे गेस्ट ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं, दफाई तजिया नगार हैं, उनसे हम मदद लेंगे कि ब्रिगेडियर साहब बताइएगा इस जंग को कैसे देखते हैं, क्या ये नेतन्याहू की जीत कहा जा सकता है इसको? नहीं, देखिए, ये जो जंग है इसका हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि सीज़ फायर हो चुका था और उसके बाद मुज़ाकरात जो थे वो जारी थे। बीच में थोड़ा सा ये गैप आया था जब ये फ्यूनरल हो रहा था खामनाई साहब का, तो उसके बाद दोबारा से शुरू होने थे। लेकिन उसके दौरान में एक वायलेशन जो सीज़ फायर की हुई है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी सीरियस वायलेशन थी, वो थी कि जब ईरान ने अटैक किया उस पोर्शन को आबनाए हुर्मुज़ के, जो कि ओमान के टेरिटोरियल वाटर में था। तो उसमें देखिए, जो आर्टिकल 5 है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जिसके तहत सीज़ फायर हुआ था, उसमें यह था कि इसको जॉइंटली मैनेज करने के लिए ईरान जो है वो ओमान के साथ मिलके कोई वाया मीडिया तय करेगा
ईरान ने ओमान से रब्ता किया था। ओमान ने कहा था कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगानी है, हमारी तरफ से ये जो है पैसेज दिस इज ओपन फॉर शिपिंग, तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। जी। तो जी वो टेरिटोरियल वाटर जो है वो ओमान ने अपना जो था क्लियर कर दिया था शिपिंग के लिए। तो उस टेरिटोरियल वाटर में जाके शिपिंग को स्टॉप करने की कोशिश करना जो है ईरान का, वो जंगी नुक्ता लिहाज निगाह से वो आता है एग्रेशन के अंदर। जी। वो दिफाई एक्शन नहीं है, वो एग्रेशन में आता है। तो ये जब एग्रेशन शुरू हुई है, जब आप एग्रेशन करते हैं तो इसका मतलब है कि सीज फायर जो है आ, आप उसको रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक्शन चूंकि ईरान की तरफ से शुरू हुआ तो वो अमेरिका को एक मौका मिल गया, और अमेरिका ने फिर जो रिस्पांस किया है वो आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या कुछ उन्होंने किया है। देखिए, इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों पार्टीज के पास इस वक्त कुछ लेवरेजेस हैं। सॉरी ब्रिगेडियर क्योंकि साहब, मेरा दोनों सवाल पार्टियां दोबारा सुन लें, आपने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि ये वायलेशन जो थी मुआहदे की, ये ईरान की तरफ से हुई और हरमज में कोई खराबी हुई। जी बिल्कुल, ये वायलेशन जो है ये ईरान की तरफ से हुई है, क्योंकि ईरान ने उस पोर्शन को अपनाए हुरमज के उस पोर्शन में शिपिंग को टारगेट किया जो कि ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, उसके ऊपर ईरान की कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। और ये जो आर्टिकल 5 है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जिसके तहत सीज फायर हुआ था, उसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है, रिकग्नाइज किया गया हुआ है ओमान के टेरिटोरियल वाटर को। तो नहीं, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक ईरान की तरफ से इसको एग्रेशन समझा जाएगा, और सही। एग्रेशन का जवाब जो है वो जाहिर है फिर मिलिट्री एक्शन में दिया जाता है, क्योंकि जब आप एक सुपर पावर के खिलाफ एग्रेशन करते हैं तो फिर वन शुड नॉट एक्सपेक्ट के वहाँ से जवाब नहीं आएगा। वो जवाब आया है, और अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी वाइड स्प्रेड उसका जी। रिस्पॉन्स है। जी ब्रिगेडियर और साहब। इसमें ये देखें कि अगर ईरान जो है वो समझता है कि आबनाए हुरमज का लेवरेज उसके पास है, तो अमेरिका के पास लेवरेज है कि वो ईरान में कहीं भी बम्बार्डमेंट करके किसी किस्म की तबाही भी मचा सकता है। इस वक्त जो खार्ग जजीरा है ईरान का, जिससे ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो अगर उस जजीरे को अमेरिका ने टारगेट कर दिया, जो कि लेवरेज है अमेरिका के पास, सर ब्रिगेडियर तो साहब, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, ये ट्रंप ने तो आज दावा कर दिया है कि वो इस खरान को जो है वो निशाना बनाएगा आज रात। अगर वो बनाता है तो ईरान कहता है कि यहाँ पे लाशें ही लाशें होंगी अमरीकियों की। अगर उन्होंने इस जजीरे को निशाना बनाया तो क्या ईरान अपना जो मौक़िफ़ है, जो पासदारान इनकलाब हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस जजीरा जो है वो उनकी इशारा गया, अगर इसको काटने की कोशिश की गई तो हम अमरीकी फ़ौजियों की यहाँ पे एक भी जिंदा नहीं जाएगा। क्या ईरान ऐसा कर पाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान ऐसा कर पाएगा। ईरान की जो रेंज में है, ईरान के मिसाइल्स की रेंज में, वो इजराइल है, और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिका के बेसिस हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ की अपनी जो इंस्टॉलेशंस हैं, वो ईरान की रेंज में है। अमेरिका का तो कोई शहर, कोई जगह जो है वो अदरवाइज ईरान की रेंज में नहीं है कि वो वहाँ पे कोई मिसाइल मार सके, ड्रोन अटैक कर सके। अब इसमें मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो हमें अच्छा सर, समझने यहाँ की पे मैं ज़रूरत आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अंदर अपना रोल, अपना किरदार जो अदा किया है, उसके बाद आपको क्या लगता है अब कोई और कंट्री बीच में पड़ेगी इनके मुज़ाकरात को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, एक कंट्री तो कतर तो ऑलरेडी मुज़ाकरात के अंदर ही है। कतर के ऊपर भी ईरान ने बम्बार्डमेंट कर दी है, तो कतर भी पाकिस्तान के अलावा मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था। अब देखिए, जब ये सिचुएशन हो जाती है तो मीडिएटर्स का रोल जो है वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज दोनों साइड्स जो हैं वो एग्रेशन से बाज नहीं आ रही, तो उसमें मसला जो है वो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। नहीं ब्रिगेडियर तो साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसको, ये देखिए, ये तो एक्सचेंज ऑफ फायर है ना, एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं। इस जंग का या जो भी अभी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, जंग तो नहीं, ये ऑपरेशंस हैं जो शुरू हो गए हैं, इनका कोई पॉलिटिकल एम भी होना चाहिए ना, कि ईरान जो रोक रहा है, ईरान जो शिपिंग को रोक रहा है, वो
ईरान ये रियलाइज नहीं कर रहा कि अगर वो शिपिंग को रोकेगा तो अमेरिका उसका ज्यादा बड़ा नुकसान खार जजीरे को तबाह करके कर सकता है। नहीं बघेल साहब, तो यहाँ पे ये भी हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें, अपडेट करें कि ये जो एक तरफ ओमान है और दूसरी तरफ ईरान है और दरमियान में ये हॉर्मुज़ की एक पट्टी है समुंदर की जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ये अमेरिका की तो ये मलकियत नहीं है जगह, या ओमान है या इसका लैंडलॉर्ड जो है, या फिर वो ईरान है या ओमान है। तो अमेरिका को ये क्यों तकलीफ़ हो रही है कि वो उसको इशू बनाकर कहीं से चला और इस पे जो है वो ऑपरेशन भी कर रहा है, बम्बार्डमेंट भी कर रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि अमेरिका को ये बात एक्शन करना चाहिए? ये तो दोनों मुल्कों की मलकियत है, वो बैठ के बातचीत कर लेंगे। नहीं देखिए, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है अबाउट लॉज ऑफ द सी। उसमें ये जो स्टेट्स होती हैं ये इंटरनेशनल पैसेजेस हैं। ये किसी भी कंट्री के अगर टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी हैं तो बेसिकली उनका स्टेटस जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज का है, तो वो उसके ऊपर कोई कंट्री कब्जा नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि यहाँ से जो भी गुजरेगा वो मेरी इजाज़त से गुजरेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक वो एक फ्री पैसेज है, इंटरनेशनल वाटरवे है, फ्री पैसेज है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बरगेरी साहब, क्योंकि जंग लग गई तो जंग में ईरान ने उसको कंट्रोल कर लिया, उसको इंटरनेशनल लॉज के तहत कंट्रोल ईरान का करना जो है वो नहीं बनता। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुज़ाकरात थे, पाकिस्तान ने एक रोल, बड़ा अहम रोल अदा किया, लेकिन शुरू दिन से नेतन्याहू इन मुज़ाकरात के और जंगबंदी के ख़िलाफ़ हैं। आप नहीं समझते कि ये जीत हुई है इसराइल के मौक़िफ़ की कि ट्रंप ने उनकी बात मान ली और दोबारा हमला किया? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना, ये इसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो इंस्टेबिलिटी और बदअमनी चाहता है या जंग चाहता है वो इजराइल चाहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर वहाँ पे अमन हो जाता है तो इजराइल को मसला बन जाएगा। अभी ये एक डायमेंशन है सिचुएशन की जो आपने भी एक्सप्लेन की। इसकी दूसरी डायमेंशन ये है, सर सॉरी, इजराइल तो चाहता है लेकिन अमेरिका क्या इजराइल के कहने पे चल रहा है? नहीं, मैं अभी आपको दूसरी बात समझाता हूँ ना। इसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर अमन जो है वो ईरान की जो मजहबी क़यादत है वो भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मजहबी क़यादत जो है, अगर ईरान में मिडल ईस्ट में अमन हो जाए और ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक मुआहदा हो जाए तो ईरान अभी जो एक मजहबी रियासत बना हुआ है वो एक नॉर्मल स्टेट बन जाएगी और वो दुनिया के साथ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंटेग्रेट हो जाएगी। सही। लेकिन अगर जब वो इंटेग्रेट हो जाएगी तो वो ईरान एक मॉडर्न स्टेट के तौर पे उभरेगा। वो मॉडर्न स्टेट जो है किसी भी मजहबी क़यादत को मंजूर नहीं होती, इसलिए ईरान के अंदर जो इख्तलाफात हैं पॉलिटिकल क़यादत के, सियासी क़यादत के और जो मजहबी क़यादत है उनकी यही वजह है। अगर ईरान एक मॉडर्न स्टेट बन जाता है, एक नॉर्मल स्टेट बन जाता है और दुनिया के साथ उसकी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सर फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आगे सिर्फ मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अगर वो इंटीग्रेशन हो जाएगी तो फिर जो मजहबी क़यादत है उसकी होल्ड ईरान के अंदर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। वो मजहबी क़यादत नहीं चाहती कि उनकी होल्ड कमज़ोर हो। तो बट सर आपको क्या लगता है कि ये लोग क्या सीज फायर की तरफ आएंगे, मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, फाइनली एक पेज पर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, ये सीज फायर, देखिए सीज फायर की तरफ उस वक्त आएंगे जब ईरान की मजहबी क़यादत ये चाहेगी कि सीज फायर को रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी उन्होंने वायलेट किया है। तो ये जो मसला है ना, ये मसला ईरान का अंदरूनी मसला है, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी वजह से है। उस वजह से ये हुआ है, इजराइल भी चाहता है कि अमन अमान ना हो और ईरान की मजहबी क़यादत भी चाहती है अमन अमान ना हो। यानी कि ईरान की मजहबी क़यादत, ब्रिगेडियर साहब मुझे जस्ट गिव मी 1 मिनट जी। इन दोनों के जो आपस में मुफादात जो हैं वो मिल गए हैं, अगरचे डिफरेंट रीजंस की वजह से मिले हैं, मगर वो समहाउ कोइंसाइड कर गए हैं।
दिस इज माय असेसमेंट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान की जो इंतहा पसंद की आदत है, मजहबी की आदत है, पासदान इनकलाब और दीगर ग्रुप, वो और इसराइल का मौक़िफ़ एक है, दोनों एक पेज पर हैं? नहीं, सेम पेज पे नहीं है। हाँ। उनके एक्शन सिमिलर हो गए हैं, लेकिन जो मकसद है इन एक्शंस का वो डिफरेंट है, लिहाजा वो एक पेज पे नहीं है। लेकिन वो गैर इरादी तौर पे इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, अगरचे उनके एक्शंस का अल्टीमेटली मकसद ईरान के लिए डिफरेंट है और इजराइल के लिए डिफरेंट है। तो इस वजह से ये जो है ये इशू बन रहा है। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, ब्रिगेडियर साहब मेरी बात सुन लें। स्टेट जब मॉडर्न हो जाती है, कोई भी मुल्क जब एक मॉडर्न स्टेट बन जाता है, तो वहां पे मजहबी क़यादत का रोल मिनिमाइज हो जाता है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, तो ये बस फरमा वो दें कि क्या आप भी अमेरिकी नेशनल हैं? मुझे आपके जो मौक़िफ़ से खुशबू आ रही है, ये अमेरिकी दोस्ती की आ रही है और ईरान दुश्मनी की आ रही है। आपने देखा कि जब ये जंग शुरू हुई, जंग शुरू होने से पहले जब अमेरिका और इसराइल इकट्ठे होकर जब ईरान पर उन्होंने हमला किया, तो अमेरिका कहता था कि ईरान में बहुत सारे में हमारे हमायती मौजूद हैं, वो फूल लेकर जब हम जाएंगे तो इस्तकबाल करेंगे हमारी फ़ौजों का। ऐसा ना हुआ, अमेरिका भी पिटा ईरान के हाथों और इसराइल भी पिटा। तो अगर ऐसा होता, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त होता, तो फिर तो अमरीकियों को वहाँ पे फूल पहनाए जाते, उन पर नोटों के हार निशावर किए जाते, पलकें बिछाई जाती। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो अमेरिका चाहता था वो ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपने कहा कि जो ईरान की मजहबी की आदत है ये इसराइल के साथ खड़ी है, यही आपने कहा है। नहीं, लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल के साथ खड़ी है। ये आप थोड़ा उसकी गलत नहीं, आपके मौक़िफ़ से यही तो बात साबित होती है। आपने जो अभी हमें बताया, नहीं, आप मेरा एक्सप्लेन कर दें, वजाहत कर दें इसकी कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूं कि उनके एक्शन सिमिलर हैं, मकसद डिफरेंट है। तो मकसद तो वही हुआ, मतलब तो वही हुआ नहीं कि एक्शन सेम है, यानी कि दोनों मिले हुए हैं, यानी कि अमेरिका कामयाब हो गया ईरान के अंदर इसराइल लाबी मुतहर्रिक करने में। देखिए, जो 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 इजराइल का मकसद है वो इलाकाई मकसद है। जो ईरान के मजहबी क़यादत का मकसद है वो अपने मुल्क के अंदर इक़्तिदार के ऊपर कब्जा जमाए रखने का मकसद है। ये दो डिफरेंट मकसद है इनके। इनको जरा आप, मतलब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यू मे नॉट एग्री विद मी जी, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। इजराइल का मकसद इलाकाई मकसद है कि इलाके में वो अपनी हेजेमनी को कायम रखे। ईरान का ये मकसद है, ईरान की जो मजहबी क़यादत है और पॉलिटिकल क़यादत में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनका मकसद ये है कि हुकूमत का कब्जा अल्टीमेटली जो है वो किसके पास आना है। वो ईरान की मजहबी क़यादत समझ रही है कि वो हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि ईरान की मजहबी क़यादत की आप जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी आइडियोलॉजी समझें आप। उनकी आइडियोलॉजी जो है सर अमेरिका पे मबनी है। सर अमेरिका, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी प्लीज। ईरान की मजहबी क़यादत की जो 47 साल से आइडियोलॉजी है वो अमेरिका की दुश्मनी पे मबनी है। अभी अगर मुआहदा अमेरिका के साथ हो गया, अमन हो गया, तो उनके ईरान में रहने का क्या जवाब रहेगा? तो क्या अमेरिका जो है वो ईरानियों के लिए फूल पेश करता है? वो तो बमबारी कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है। 500 से ज्यादा पिछले 48 घंटों में उन्होंने बंदे मार दिए उनके। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ना। सर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये ईरान का अंदरूनी प्रॉब्लम है कि ईरान में पॉलिटिकल क़यादत समझ रही है कि हमें इक़्तिदार सही तरह से मिलना चाहिए ताकि हम ईरान को एक मॉडर्न स्टेट बनाएं। शुक्रिया। जो मजहबी क़यादत है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास रहना चाहिए, हमारे पास इक़्तिदार रहना चाहिए, और उसके लिए हमें जो करना पड़ा हम करेंगे। बट सर, क्या ये मज़ाकरात होंगे? आपको लगता है कि ये मज़ाकरात की तरफ आएंगे? मैं अब एक मेरा लास्ट जुमला सुन लें जी। क्योंकि ईरान की मजहबी क़यादत की आइडियोलॉजी है, 47 साल से उन्होंने जो मोबिलाइज किया हुआ ईरान की पॉपुलेशन को, वो अमेरिका की दुश्मनी पे किया हुआ है। अब वो किस तरह से अमेरिका के साथ अमन कायम करेंगे और मुआहदा करेंगे? दे कैन नॉट परमिट इट। ये मसला है ईरान के अंदर, ये ईरान का अंदरूनी मसला है। सर क्योंकि अगर वो
ये अगर वो अमेरिका ये मजबूरी अमेरिका को क्या आप है, इजाजत देते अमेरिका हैं से मुआहदा कर लेगी, इररिलेवेंट हो जाएगी। सर, अमेरिका को आप इजाज़त देते हैं कि वो मदाखलत करे, उनकी जो खुद मुख्तारी है ईरान की, उसके खिलाफ खुलेआम दंदलाता फिरे, बमबारी करे? आप तो उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो जी 48 सालों से जो है वो ईरान जो है वो अमरीकी मुखालफत में है, और अमेरिका जो है वो क्या उनकी दोस्ती में है? वो उनके बच्चे मार रहा है, 160 से ज़ायद उन्होंने बच्चियाँ बमबारी करके मार दी, पूरी क़यादत शहीद कर दी। तो क्या आप नहीं समझते कि अमेरिका भी उनकी दुश्मनी पे है, उनकी नस्ल कुशी पे उतरा हुआ है? जैसे फ़लस्तीन में उन्होंने तबाही इसराइल से मचाई, अब वो ईरान की तरफ मुँह कर रहा है कि ईरान ही एक मुल्क है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। जावेद इकबाल साहब, सर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे, सर तो इसको आप, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है जी, इसको आप मोरालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर जज नहीं कर सकते। इसमें कोई मोरालिटी नहीं होती, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि अखलाकियात है या कोई मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर सुपर पावर्स जो है वो एक्ट करती हैं। आइंदा का नक्शा क्या देख रहे हैं वहां पर? क्या मिडिल ईस्ट पूरा जंग की लपेट में आ जाएगा? मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें जी। सुपर पावर्स जब एक्ट करती हैं वो किसी मॉरल प्रिंसिपल पे नहीं करती, वो अपने मुफादात पे करती हैं। अपने मुफादात के लिए अमेरिका को अगर आधी दुनिया पे अटैक करना पड़े वो कर देगा, उसका जो भी रिजल्ट निकले। इसको मुफादात की सेंस में अंडरस्टैंड करें, मोरालिटी की सेंस में ना करें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं होती, मोरालिटी नाम का कोई प्रिंसिपल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना, अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान पे, तो अमेरिका का मुफाद जो है वो उसको डिक्टेट कर रहा था कि आप अटैक करो, उसने कर दिया। दैट इज अबाउट ऑल। नहीं, अमेरिका के अभी मफादात पूरे नहीं हुए ईरान से? नहीं, अब अगर कौन आपने सा अमेरिका सबसे के बड़ा मुफादात समझने हैं, जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अमेरिका के मुफादात समझने हैं, कोई दो बड़े मुफाद बता दें जो अब उसने वो हदाफ है उसके जो पूरे करने हैं उन्होंने ईरान से। कितने बंदे मजीद मारेगा वो? सर मुझे तो लगता है कि अमेरिका के जो मफादात हैं वो पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल पे कब्जा पेट्रोल पे कब्जा करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। जैसे वेनेजुएला में किया था। जी 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 जी। ये अमेरिका ने जो उसके मुफादात हैं स्पेल आउट किए हैं। अमेरिका ने पिछले साल नवंबर 2025 में अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर जो था वो इशू किया था। उसके अंदर अमेरिका ने पूरी दुनिया में बताया हुआ है वो उसके क्या क्या मकासद हैं, उसने क्या करना है, किसके साथ क्या करना है। ईरान का उसने बताया हुआ है कि ईरान जो है ये मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी इंस्टेबिलिटी है ये ईरान फैला रहा है, और ईरान को हमने न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना, और ईरान को हमने बिल्कुल ऐसी स्टेज पे लेके आना है कि ईरान जो है मिडल ईस्ट के अमन अमान को, स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब ना कर सके। नहीं तो और वो अब आप सुन लें जी, ये चीज, ये ऐसी बात नहीं कि कुछ सीक्रेट है। ये अमेरिका ने स्पेल आउट किया, 1 साल पहले स्पेल आउट कर दिया था। ब्रिगेडियर साहब टाइम खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आखिरी सवाल, ये जंग कहाँ तक फैलती हुई नजर आती है? क्या ये जंग पूरी दुनिया को और खुसूसन मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले चुकी है? आने वाला वक्त क्या बता रहा है कि ये आलमी जंग की तरफ जा सकती है अगर इसमें मजीद कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया मिलकर फिर सुलह करवा सकते हैं? दूसरा सवाल ये है, और पहला सवाल ये था कि ये जंग आलमी जंग बन सकती है? रूस और चीन कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आलमी जंग जो होती है ना वो आलमी ताकतों के दरमियान में होती है। जी। तो आलमी ताकत चाइना तो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है, उसको कोई मसला नहीं, उसने यहाँ पे कोई इस किस्म की इंटरफेरेंस। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो आलमी पावर्स हैं वो ही बीच में शामिल हुई हुई हैं? देखिए ये इस सारी जंग में वही से शामिल है। नेटो को तो उन्होंने कायल कर लिया, तुर्की अनकरा में 2 रोज पहले। एक बात जरा मेरी सुन। ओमान और बहरिया के ऊपर इन लोगों ने हमले किए, तो क्या आपको लगता है कि आगे सऊदीया पे भी होगा? जो जंग आलमी जंग होनी है ना, वो जंग अमेरिका और चाइना के दरमियान में होनी है, और वो जंग होनी है एशिया पैसिफिक में। वेस्ट पैसिफिक जो है ना, ये चाइना के सामने जितना भी समंदर लगता है इसको वेस्ट पैसिफिक कहते हैं। वो जंग वहाँ पे होनी है, और वो है इसकी यूएसए की, उसको कहते हैं यूएस पैसिफिक कमांड। यूएस पैसिफिक कमांड जो है अमेरिका की जो 62% फौजें हैं अमेरिका की, कितने किलोमीटर दूर चाइना के सामने डिप्लॉयड हैं। उधर जंग होनी है अगर आलमी जंग हुई, ये मिडल ईस्ट में नहीं होनी।
चीन और अमेरिका की जंग कितने फासले पे खड़ी है जी? चीन और अमेरिका के दरमियान जंग जो है फिर जाके आलमी जंग बनेगी, कितने किलोमीटर दूर खड़ी है, कितने दिन दूर खड़ी है, कितने साल दूर खड़ी है, इस पर भी अपना तज्जिया दे दें। जी, मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है। मेरी किताब का नाम है वार इन द मेकिंग। सर आप मुख्तसर में बता दें, वक्त खत्म हो रहा है, मुख्तसर बता दें। सर आपसे सवाल करने जी, का मैं मकसद उसमें ये बता भी दूं। है कि जो उसमें चीन और मैंने- अमेरिका को रेलवे लाइन मिलाती है उसके ऊपर भी ब्लास्ट हुआ है, उस पर भी हमला हुआ है। अब मैं पहले एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। अच्छा, ये है कि देखिए वो जो जंग है, मेरा अपना एस्टिमेट है, मतलब मेरी रिसर्च है, मेरा असेसमेंट है कि ये 2030 के बाद अमेरिका और चीन की जंग जो है वो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, अभी नहीं करनी चाहिए। अभी दोनों तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। बोथ ऑफ देम आर नॉट रेडी फॉर वार सो फार। वो तैयारियां कर रहे हैं, जब दोनों तैयार हो जाएंगे फिर जंग करेंगे। वो मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक वो जंग जो है वो 2030 के बाद किसी टाइम पे होगी। चलिए उससे सर, पहले मैं वो जंग नहीं देख रहा हूँ। और ये मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ये उस जंग की तरफ हमें लेके नहीं जाएगा, वो एक अलग सिचुएशन है। सर ये एक्सरसाइज हो रही है या ये ट्रेलर है? जी, ये एक्सरसाइज हो रही है कि कोई ट्रेलर है? नहीं 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 नहीं, ये कोई ट्रेलर नहीं है। ये मैंने आपको बताया ना, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अमेरिका की है 2025 की नवंबर में उसने इशू की है। उसमें उसने कहा कि हमने ईरान को इस काबिल नहीं छोड़ना कि वो ईरान के वो मिडल ईस्ट का जो अमन अमान है उसको डिस्टर्ब करता रहे, और ना हमने उसको न्यूक्लियर पावर बनने देना है। बस ब्रिगेडियर धनखड़ डार साहब आपका बहुत स्ट्रेट- बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास टाइम भी कम है और हम लोग अब एक नए टॉपिक की तरफ आएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा सर, अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। वो टॉपिक है मरदमशुमारी के अकॉर्डिंगली जो पॉपुलेशन रेट हमारा बढ़ चुका है। पाकिस्तान का इस वक्त 24 करोड़ के इर्द गिर्द है। अगर यूएन की रिपोर्ट देखी जाए तो वो 26 करोड़ के इर्द गिर्द है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो है उन लोगों ने 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल काउंसिल जो है वो उन्होंने बना दी है। अब इनका आगे क्या अपडेट है और वो आप बताएं। बहुत शुक्रिया मैडम। देखें, ये किस्सा एक दिन का नहीं है। ये कौंसलें और ये मनसूबाबंदियाँ और ये महकमे और ये जो है फैमिली प्लानिंग के अदारे, ये तकरीबन 72 साल हो गए हैं इसको हमें कौंसल खेलते हुए। फैमिली प्लानिंग जो इसका जो पहला अदारा बना था ये 1953 में बना था, एक फेडरल अदारा। बट सर यहाँ पे ये कि इस काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे वो वजीर आला होंगे, हमारे फील्ड मैं बता मार्शल रहा हूँ आपको, आसिम इसको मुनीर, बात सारा उसके कुछ बाद बताऊंगा। चारों सूबों के जो है वज़रा वो लोग देखिए, होंगे। तो एक्चुअली में ये काउंसिल कैसे कंट्रोल करेगी? मैं अर्ज करता हूँ, वही मैं कर रहा जी। हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि फैमिली प्लानिंग का, आबादी कंट्रोल करने का, पाकिस्तान में जो आबादी का बढ़ता हुआ जिन है जो बोतल से बाहर निकला हुआ है, ये आज नहीं निकला, ये 1953 में निकल आया था। उसको भांपते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने पहली मरतबा फैमिली प्लानिंग को का एक महकमा, एक अदारा बनाया, जिसके बाद मुख्तलिफ शेव्स बनती रहीं, अदारे बनते रहे, नाम तब्दील होते रहे, हुकूमतें जाती रहीं आती रहीं, और 72 साल में हमने 22 इनके काउंसिलों के नाम तब्दील किए हैं। और अब फिर हुकूमत को जब सूबे आज़ाद हो चुके, 18वीं तरमीम के तहत ये आबादी कंट्रोल करने का जो शोबा था ये सूबों को मिल चुका। अगर देखा जाए तो हाई लेवल पे कभी ऐसे नहीं आए थे। अब आ रहा हूँ, क्यों नहीं आया जी? में 1965 में ये नाम तब्दील है। 1965 में वफाकी बूदे आबादी काउंसिल बनी 1965 में, रिकॉर्ड पर है। अब चूंकि सूबों ने भी अपने अपने महकमे बनाए हुए, अब इन्होंने एक मरकज़ की सतह पर, चूंकि मतलब ये हुआ, मकसद ये हुआ कि ना तो जिस मौलवी ने फतवा देना है वो इनके कंट्रोल में है कि आबादी बच्चे कम पैदा करो, और ना ही कोई महकमा, अरबों रुपए के फंड लग चुके हैं, लेकिन आबादी जो है वो बढ़ती गई और आज पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। और इसको ना रोका गया, जैसे आपने अभी सवाल किया, तो ये आने वाले सालों में
ये 30 करोड़ सर से पाकिस्तान तजावुज़ की कर आबादी में तो हर 18 मिनट के बाद एक बच्चा पैदा जी हो रहा पैदा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये यूएन कह रहा अच्छा, है। ये यूएन कह रहा है, बिल्कुल यूएन कह रहा है। और अगर यही हाल रहा तो 2050 तक आबादी तो 36 करोड़ या अब 38 करोड़ तक देखिए, पहुंच जाएगी। मेरी बात सुने, अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मसला ये है कि ये काउंसिल बहुत अच्छी चीज़ है। पहली दफ़ा आबादी कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें फ़ौजी शामिल किए हैं। फौजी Exactly. की फील्ड मार्शल आसिम आला मुनीर साहब तरीन शामिल हैं। क़यादत, आला तरीन पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान का जो होता है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी साबिक़ कारकर्दगी को देखते हुए, सराहते हुए उनको भी इसमें शामिल किया, चूँकि उनके अलावा ये कौम किसी की सुनती भी नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आपने मौलवी लगाए हुए हैं और इसमें वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन होंगे एक काउंसिल के। सर ये शामिल किए कि आइडिया ही उनकी तरफ से आया? मेरा ख्याल है कि मैंने आपको तारीख बता दी है इसकी, अगर चाहें तो मैं साल ब साल जब महकमे बदलते रहे, नाम बदलते रहे, वो भी आपको डिटेल दे सकता हूँ। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि उनकी आला क़यादत, उनकी सलाहियतों, उनकी जो फ़न है आसिम मुनीर साहब का, उसके देखते हुए उनको उसमें शामिल किया। चारों वज़राए आला शामिल किए और अब इस्लामाबाद में होंगे इनके इजलास। आज़ाद कश्मीर का भी उन्होंने वज़ीर आज़म जो है वो किया शामिल। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब इस्लामाबाद में इसका मेला सजे करेगा इजलासों का। अब देखें, बहुत सारी काउंसिलें बनी हुई हैं पहले भी। अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को देख लें, कितने फैसले किए हैं उन्होंने अब तक मुल्क के, सिवाय चांद देखने के। या वो चांद देखते हैं क्या कहते हैं, मुहर्रम का या दोनों ईदों का या रमज़ान का 4 चांद देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने आज तक कोई चांद नहीं चढ़ाया। इसके अलावा चारों सूबों में बूदे आबादी के। आपका क्या कहने का मतलब है, ये भी कोई चांद चढ़ाने आया है? देखें, चांद तो चढ़ेगा, आसिम मुनीर साहब चांद तो चढ़ाएंगे। जो बात उनकी नहीं सुनेगा, देखिए उनके पास डंडा भी है। सर लोगों ने फैमिली प्लानिंग उनसे पूछ के करनी है। मेरी बात सुने ना, अब देखें पाकिस्तान की कौम जो है ना, मैं ये आज ऑन कैमरा कहता हूँ कि इसको कौम नहीं बनने दिया गया। ये इज्जड़ है, लोगों का इज्जड़ है ये, और ये ज़बान समझती है डंडे की। अब आप देख लें कि सारी सारी रात बाजार खुले रहते थे, डंडा चला और 9 बजे दुकानें बंद हो गई। अब मैं इस काउंसिल की बड़ी अशद ज़रूरत थी और बड़े खुश आइंद है कि इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इसमें शामिल किया है। उनकी बात लोग सुनेंगे। अभी ये मरकज़ की सतह पर बनी है, जो फेडरल में। अब देखें पानी का जो नीचे जाता हुआ पानी है, उसको कम करने के लिए भी काउंसिलें बनी। अब फिर उन काउंसिलों ने पाबंदी आयद कर दी कि जनाबे वाला हम पानी बचाएंगे। क्या बना, सिवाय एक जज उसका चेयरमैन बना, फिर कुछ भी ना हुआ। अब देखिए, मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। अब ये बनी है मरकज़ के लेवल पर, इसके बाद बनी है ये सूबाई लेवल पर, और सूबाई लेवल पर जब बनेगी वज़ीर आला भी उसमें अलग से शामिल होगा। मरकज़ में गया है, उसमें कोर कमांडर भी शामिल होंगे। सर सूबाई तो बात की बात है ना, काउंसिल तो बन गई है, हमें ये समझ नहीं आ रहा ये काम कैसे करेंगे। क्या ये लोगों के घर जाके उनको एक्सप्लेन करेंगे फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है? क्योंकि अगर आपको याद हो कि काफ़ी अर्सा पहले सड़कों के ऊपर भी बोर्ड्स लगे हुए हैं कि बच्चे कम ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन कहाँ की कहाँ पहुँच गई। तो अब ये कैसे काउंसिल काम करेगी? हाँ, बड़ी अच्छी आपने बात की। ज़रा सुनिएगा, ज़रा दिल पे हाथ रख लें ज़रा। हमने ये काम लिया आज तक मुल्ला से, मस्जिद के मुल्ला से, इमाम से, जितने महकमे बने हैं, इन्होंने अवेयरनेस है कि बच्चे कम ही। ऐसे एक बोर्ड लक्ष्मी चौक लग गया, एक आपके टीवी के बाहर लग गया, एक जल्लो लग गया, एक उधर 5-7 बोर्ड लगाए और अरबों रुपए सालाना खाए, 2-4 तकरीबात की और घर चले गए। ठीक है, अब इन्होंने ये काम लिया। अब इसमें एक जो मजहबी अंसर है वो भी इसमें बहुत बड़ा इसमें ख़राबी है कि मौलवी जो है, उसने इस मुल्क का मौलवी जो है बड़ा अहम सतून है। वो उसने आज तक जो हुकूमत का स्लोगन था बच्चे कम ही अच्छे, 2 बच्चे खुशहाल कराना, उस पर मौलवी ने अमल दरामद नहीं करने दिया। अब मौलवी को इन्होंने कर लिया काबू, फतवे लेंगे अपने मर्जी के और लेंगे आसिम मुनीर साहब, नाम होगा वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का, लेकिन काम करेंगे आसिम मुनीर और उनकी टीम। और मुझे लगता है कि अब जब डंडा चलेगा, जब हुक्म आएगा ऊपर से, तो मेरा ख्याल है कि उस डंडे से डरते हुए हम 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, 1 बच्चा पैदा कर सकते हैं। जो बिल्कुल हमारा वो वाला तबका है जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास का भी बहुत ही निचला तबका है हमारा, जिनके अंदर सेंस नहीं है, वो कैसे फैमिली, उन्हें कैसे समझाएंगे? अच्छा, वो फैमिली प्लानिंग कैसे करेंगे? जो निचला तबका है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनको कैसे वो लोग टारगेट करेंगे? उसको ये पता है कि 12 बच्चे पैदा करने हैं,
तो सर वो तो पता है ना उसको। अब उसको ये भी पता चलेगा कि आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है वो ऊपर इस टीम में शामिल हो गए हैं। अब मैंने थोड़ी सी फैमिली प्लानिंग करनी है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये एक तो हमारी हुकूमतों ने आज तक मौलवी से काम लिया कि फतवा दें कि बच्चे कम, मौलवी काबू नहीं आता। अब पंजाब वह सूबा है जिसमें मौलवी को काबू कर लिया आपने, आपका मुलाजम बन गया मौलवी, जो मर्जी फतवे लें, बच्चा एक का फतवा ले लें, दो का ले लें। 66,000 मौलवियों की फ़ौज है आपके पास, हर महीने आप हर मौलवी को 25,000 तनख्वाह देते हैं। अब उनसे जितने मर्जी फतवे ले लें और मस्जिदों में बैठ कर अब ये फतवे देंगे, चूँकि बड़े भाई साहब आ गए हैं इसमें। और ये काउंसिल मेरा ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब वाली काउंसिल जिसमें वो मेंबर हैं वो भी कामयाब ना हुई बच्चे कम कराने में, तो फिर ये आबादी 1930 तक 30 करोड़ से मेरा ख्याल ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब देखें बहुत सारी वजूहत हैं, कानून बनते हैं, काउंसलें बनती हैं, उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं होती, उसका लाए अमल तैयार नहीं होता। अब ये काउंसिल तो बन गई, देखें चारों सूबों से जो लोग हैं वो जाएंगे इस्लामाबाद में, महीने में 2 दफ़ा इजलास होंगे या 1 दफ़ा होगा, TADA होंगे, सरकारी पेट्रोल आएगा, सरकारी गाड़ियाँ जाएंगी, सरकारी होटल होगा। और होना क्या है, जो 72 सालों में होता रहा जब से ये महकमा बना है, हम आबादी को कंट्रोल नहीं कर सके, हम यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। सर फिर इसका मतलब है कि हम वेट करते हैं 2050 तक जो है ना आबादी 36 करोड़ पे पहुंच ही जाएगी। और इसी के साथ हम लोग आएंगे अब ब्रेक के बाद वापस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा, वेलकम बैक। इसके बाद अगर हम लोग जो तीसरा टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे कि पंजाब में सिर्फ 75 दिनों के दौरान 1129 सड़कें मुकम्मल की गई हैं। इस चीज़ का दावा किया जा रहा है कि पूरे लाहौर का जो है इस वक्त सड़कों का जाल बिछाया गया है, उन सारों को कारपेटेड कर रहे हैं, न्यू बना रहे हैं, जो ऑलरेडी ख़राब थी उनको ठीक किया जा रहा है। 1795 किलोमीटर तवील रोड नेटवर्क तामीर किया गया है। इस बारे में भी जावेद इकबाल साहब आप हमें प्लीज़ ये अपडेट करें कि ये क्या आगे इन फ्यूचर होगा अगर इतने 75 दिनों के अंदर ये रिकॉर्ड कायम कर दिया। माशाल्लाह जी, आपको बहुत मुबारक हो। और सड़कों का जाल कंप्लीट होने पे आपकी ये जो आपने दावा किया है कि कितने 75,000 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। 17,000 इंडिया में 1795 इंडिया में बनी है या पाकिस्तान में? सर पाकिस्तान में बनी है, पंजाब में, पंजाब के अंदर बनी है जी। फिर मरियम नवाज का ये फिर तो जी आपको भी सलूट, आपने दावा किया है ये। और आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को भी 21 तोपों की सलामी कि इतने थोड़े वक्त में उन्होंने जनाब ये 7,500 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो मुकम्मल कर दी हैं। सर थोड़ा वक्त, लेकिन 30 अरब रुपए में 30 अरब रुपए को ज़्यादा पैसे तो नहीं है। अब देखें बड़ी अच्छी बात है, अगर ये खबर सच है आपकी तो मैंने 21 तोपों की सलामी दे दी है मरियम साहबा को कि आपने कमाल कर दिया है। सर जी ये सच है, आप देख ही रहे कि जिस तरह रोड्स रेनोवेट हो रही हैं, सारी उसके काम हो रहा है। देखिए साउथ पंजाब में भी यही हो रहा है, मुल्तान में, विहाड़ी में, फैसलाबाद, चिन्योट और क्या नाम है, टूरिज्म हाईवे, सारा कुछ बनाया जा रहा है। मैंने ना तो चिन्योट देखा, ना मैंने जो आपने नाम लिए हैं मैं वहाँ पे तो गया नहीं है। सर अफसोस है, वैसे आपने नहीं देखा, आपको देखना चाहिए था। साहबा जो हैं उनको चाहिए कि मीडिया की टीम तश्कील दें। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, नवाज शरीफ साहब की बेटी ने, और ये बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया है। लेकिन हकीकत अगर आप सुनना चाहें सच तो मैं बता दूं आपको, वो देहातों में कहते हैं कि वो पूरी जो देग है ना चावल की, उसमें अगर उसका म्यार चेक करना है तो चौलों का एक दाना चेक कर लो। मेरा पिंड का शहीदा नाई ये गल कहता होंदा है और वो गल सच है। मैं लाहौर की आपको सूरत हाल बता देता हूँ, आगे आप नतीजा निकाल लें। एक लाहौर शहर है जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, बिल्कुल, जिसकी आबादी है इस वक्त कोई 3.25 करोड़ के करीब है, और बड़ी बड़ी सड़कें हैं यहाँ और बड़ी आबादी है यहाँ। एक जनूबी लाहौर है, एक शुमाली लाहौर है, और जिस हिस्से में मरियम साहबा की रहायश है, जाती उम्रा है, वो भी एक इलाका है। मैं गुजर के जाता हूँ लाहौर से, जब अपने गांव की तरफ जाता हूँ तो वहाँ एक मरीद के आता है, मरीद के फिर नारोवाल की तरफ जाते हैं। एहसन इकबाल साहब वहाँ पे बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत काम किया उन्होंने। 4 साल मैडम हो गए हैं उस डबल रोड को शुरू हुए अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इस पे भी मरियम नवाज को सलूट, एहसन इकबाल साहब को भी सलूट।
अगर मैं कालाख्ताई रोड की तरफ से जाऊं वो भी खंडरात है, 7 साल से वो भी मुकम्मल नहीं हुई। अब मैं लाहौर आ जाता हूं, अब आप चूनिया की तरफ चले जाएं वहाँ भी खंडरात हैं, आप फैसलाबाद के लिंक्स रोड पे चले जाएं वहाँ भी खंडरात हैं। आप यहाँ से अगर हम बखर जाएं तो जैसे ही हम गुजरते हैं जनाबे वाला जंग, वहाँ से 17 शहर आते हैं खंडरात, 2-2 फुट गरे पड़े हुए हैं। अब लाहौर में मैं अगर आ जाऊँ, सलूट मैंने करना है मरियम नवाज साहब को, 34 तोपों की इस्लामी अब 2। बट सर अगर देखा जाए आइंदा माली साल में भी 42 नई सड़कों का इन्होंने स्कीम मैंने कहा था कि है। अगर इजाजत हो तो सच सुन ले मेरे से। लाहौर में इन्होंने एक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम बनाया जिसको इन्होंने दिया 137 अरब रुपया। कितना? 137 अरब रुपया। इन्होंने कहा कि हम पूरे लाहौर की सड़कें डेवलप करेंगे, वाटर सप्लाई और सीवरेज बिछाएंगे। आप लाहौर के किसी इलाके में चली जाएं, जब लाहौर की सड़कें खंडरात हैं, आप जल्लो की तरफ चले जाएं, आप हरबंसपुरा की तरफ चले जाएं, आप शादरा की तरफ चले जाएं, आप बेदियां रोड की तरफ चले जाएं, सवाए जाती उमरा के, मॉडल टाउन के, जेल रोड के, माल रोड के और मेन वार्ड के, इन 8 इलाकों को छोड़कर पूरा लाहौर खंडरात है। और जहां जहां इन्होंने सीवरेज बिछाया है वहां इन्होंने सड़कें बनानी थी। लोग इनको जोलियां 18 का बददुआएं दे रहे हैं और वहां सड़कें तक नहीं बनी। लोगों के घरों के सामने बरसात आ गई है, पानी और मच्छरों की बरसात है। लाहौर का आपने कर दिया बेड़ा गर्क। 8 सड़कें छोड़ के आप कहते हैं कि हमने लाहौर में जी हमने जनाब 7,500 किलोमीटर हमने कौन सी देखी है। जहाँ बनाए एक टीम तश्कील दें, लाहौरिये लोग जो है वो साफ पानी को तरस रहे हैं, सेहत की सहूलियात को सड़क रहे हैं। उनके घरों के अंदर जो आपने सीवरेज घरों के सामने डाला था, जो उनके घरों के सामने आपने वाटर सप्लाई की, वहाँ सड़कें नहीं बनी। मैं किस तरह मान लूँ कि ये सड़कें बनी है? बट सर अगर देखा जाए तो सर्विस एरियाज के भी उन्होंने सालाना 50 करोड़ रुपए आमदन मतवक्के कर दी हुई है। उसके अलावा आइंदा माली साल में 42 नई सड़कों की स्कीमें जो हैं वो शामिल की हैं इसमें। हाँ जी, और इसमें अगर देखा जाए तो 51 अरब रुपए के भी जो पैसे जो है उन्होंने वो कर दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डेवलपमेंट के लिए। जब बजट अजलास हुआ था उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीनियर मिनिस्टर साहबा ने, उसमें सहाफियों ने और हमने उन्हें बताया था कि आपने जो 300 के करीब स्कीमें जो आपने बजट में शामिल करनी है वो तो पीएनडी से मंजूरी नहीं हुई, वो कैसे आप बना लेंगी? अगर ये काम मरियम नवाज साहबा कर दें तो बहुत बड़ा काम है। मैं आपको ये बता दूं कि बुजदार दौर में इस तबाही का आगाज हुआ था। 1129 स्कीमें जो है ना वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जी जी बिल्कुल हो चुकी हैं और बहुत सारी हो चुकी हैं। मैंने तो वो बताया कि उनमें ऐसी तंजीमें ऐसी स्कीमें शामिल की गई थी जिनकी अभी मंजूरी नहीं हुई थी, वो भी क्रेडिट लेने जाती। अब इन सड़कों की तबाही का आगाज, मैं आपको जिसको क्रेडिट देना मैं शहबाज शरीफ को क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने सौखे पैंडे डूंगियाँ सड़कें ये उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने उनकी कॉपी करते हुए अपने चाचू की, तो इन्होंने ये सोनी सड़कें, सर इन्होंने भी तो यही तो प्रोग्राम स्टार्ट किया। अच्छा किया। लेकिन मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूँ, सोनिया रावा तो बना देती, लेकिन मैंने आपको बताई है कि अभी हरबंसपुरे की तरफ चले जाए लाहौर में, अभी जल्लो की तरफ चले जाए लाहौर में, अभी आप शिमाली लाहौर में चले जाए किसी इलाके में। सर वो सोनिया रामा में नहीं आता ना, वो तो ये अगर ये सोनिया रामा वगैरह तो वो उसमें आएंगे ना, डीएचए वगैरह आएंगे। देख मेरी बात सुने, ये अगर ये लाहौर जैसे शहर में ये हालात हैं सड़कों के, तो बाहर क्या होंगे? वहां पे तो फिर सोनिया नहीं होंगी, सोने ही होंगे वहां पे, तो जनाबे वाला सोने ही सोने होंगे। सोने खंडरात होंगे। मसला ये है कि बीबी साहबा से मेरी ये दरख्वास्त है कि मरियम नवाज साहब अच्छा काम कर रही हैं, 5-6 बंदों की टीम उनके पास अच्छी है, वो बाहर निकलें, ज़रा अपनी अफसरशाही पे एतबार ना करें। ये बेड़ा गर्क कर रही है, आपका वोट बैंक ख़राब कर रही है, आपकी अफसरशाही जो 5-7 ऑफिसर हैं आपको गलत तलाएँ दे रहे हैं। आप ज़रा निकलें बाहर और देखें सड़कें, चंद शहर हैं उनका नाम पंजाब नहीं है, और ये बाहर जरा निकले, देहातों का मंजर लें। सर कौन से चंद शहर कह रहे हैं आप? नाम लें जी। कौन से चंद शहर कह रहे हैं, नाम लें। आप देखें, आप लाहौर की चंद सड़कों को छेड़ के लाहौर देख लें, आप मुल्तान चली जाएं, 2-3 सड़कों को देखे पूरा मुल्तान देख लें, औलिया अल्लाह का शहर है। आप पिंडी में जाएं, सर वेहाड़ी से मुल्तान में उन्होंने सड़क बना दी है। देखें मेरी बात, आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, ये नून लीग की हुकूमतों का वतीरा होता है मैडम, कि ये मेगा प्रोजेक्ट तश्कील देते हैं, वो बनाते हैं, ये वो चूँकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं जो अरबों रुपए के होते हैं। छोटे इलाकों को ये नज़रअंदाज करते हैं। कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी वो खंडर थे, आज भी खंडर हैं।
तो ये दावे कर लेना मीडिया पर बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, या ये कोई अलग बात है। तो मैडम मेरे ख्याल में ये जो चांद चढ़े हैं 7500 किलोमीटर के कितने दिनों में, 75 दिनों में, 75 दिनों में, तो ये बड़ी कमाल है। इस पर सलूट मैंने मरियम साहब को कर दिया है, लेकिन मैंने साथ ये भी किया है कि उन इलाकों पर भी तरस खाएं जिनका यहाँ पे कोई एहसन इकबाल नहीं है, यहाँ पे कोई ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं है, यहाँ पे कोई आपका जो इस वक्त करता धरता वज़ीर है, ये अख्तर नाम है उसका, जो मिनिस्टर जो है CNW, उनको छोड़कर को माड़े बंदियां दे इलाकों भी जाओ ताकि वहाँ पे भी फ़ायदा हो और आपका वोट बैंक बढ़े। वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। चलें, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आज के हमने प्रोग्राम के अंदर 3 स्टोरीज़ अपनी जो है हम लोगों ने डिस्कस की हैं। एक ईरान और अमेरिका की जंग, उसके बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल काउंसिल बना है उसके बारे में, और साथ ही साथ ये जो कारनामा एक अंजाम दिया गया पंजाब में सिर्फ 75 दिनों के दौरान 1129 सड़कें मुकम्मल की गई हैं, इन चीज़ों के बारे में। तो स्टे ट्यून विद अस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।